हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स के नियर अबाउट 29 to 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 1। बहुत लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट पे क्वेश्चंस बनाने की, तो इसीलिए मैं ख़ास आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलते हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा द इंजीनियर इज़ एबल टू बिकम Option 1 is SE. SE means Superintendent Engineer. CE means Chief Engineer. AE means Assistant Engineer. JE means Junior Engineer. अभी आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो और फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद में आप जिस पोजीशन को डिपार्टमेंट से मेरा कहना क्या मतलब है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या इरिगेशन डिपार्टमेंट या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं हमारे गवर्नमेंट में। तो हम एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं और उसके बाद में हमें सर्टन पोस्ट मिलेगी। तो डिप्लोमा के बेस पर हमें कौन सी पोस्ट मिल सकती है? हम चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं या जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो हमारा आंसर है जूनियर इंजीनियर। आप डिप्लोमा के बेस पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who of the following ensures all tools, plants and machineries are properly maintained? Superintendent engineer, chief engineer, executive engineer and junior engineer। देखिए, मैं आपको एक पहले थोड़ा सा हायरार्की बता देता हूँ कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे जूनियर इंजीनियर होता है, फिर उसका जो बॉस होता है वो होता है असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल इंजीनियर। ये तीनों सेम पोस्ट हैं, ठीक है, जो कि बॉस होते हैं जूनियर इंजीनियर के। फिर असिस्टेंट इंजीनियर का जो बॉस होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो बॉस होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का जो बॉस होता है वो होता है चीफ इंजीनियर। और ये चीफ इंजीनियर मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। सबसे ज़्यादा पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, टेक्निकल पावर्स, हर तरह का जो पावर होता है वो चीफ इंजीनियर के पास में होता है। और चीफ इंजीनियर ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो कुछ भी क्वेश्चन है उनको आंसर करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या गवर्नमेंट जो कुछ भी स्कीम्स करना है या जो कुछ भी काम करवा कर लेना है वो चीफ इंजीनियर के थ्रू ही करवा के लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स ऑल टूल्स, प्लांट्स एंड मशीनरीज आर प्रॉपरली मेंटेन। मीन्स एक ऑफिस है और उस ऑफिस में डिफरेंट टूल प्लांट्स अवेलेबल होंगे। अभी मैं आपको ऑफिसेस किस तरह से होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि देखिए, सबसे मेन जो बॉस है वो होता क्या है, हमारा चीफ इंजीनियर। अभी देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र स्टेट हमारा बहुत बड़ा है, तो महाराष्ट्र स्टेट को डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दिए, जैसे नासिक रीजन हो गया, औरंगाबाद रीजन हो गया, पुणे रीजन हो गया, ऐसे डिफरेंट रीजन में पहले डिवाइड कर दिए और हर एक रीजन में एक चीफ इंजीनियर होता है। अभी महाराष्ट्र लेवल पे मीन्स कई चीफ इंजीनियर हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चीफ इंजीनियर। तो इनका भी एक जिसको कहेंगे बॉस बना दिया जाता है, उसको हम सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो चीफ इंजीनियर का भी बॉस हो सकता है, वो होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बाद में आएगा कोई एक पर्टिकुलर रीजन, वहाँ पर एक मेन बॉस रहेगा। जैसे मान लीजिए नासिक रीजन, जिसमें हमारा नासिक आता है, धुले आता है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट आता है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट आता है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट होकर एक रीजन बनेगा और वो उसके लिए एक चीफ इंजीनियर रहेगा। अब ये एक ही चीफ इंजीनियर के पास में जो एरिया आता है वो भी बहुत बड़ा होता है, उससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस रीजन को भी और सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है। अब वो सर्कल का जो बॉस रहेगा वो रहेगा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, शॉर्टकट में हम उसको बोलते हैं SE। अब एक सर्कल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो एक SE भी उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसको असिस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो सर्कल का जो एरिया होता है उसको भी नंबर ऑफ़ एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं, और एक एरिया का जो बॉस बनता है वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और उसी को हम बोलते हैं डिवीज़न। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिस ऑफिस में बैठता है उसको कहते हैं डिवीज़न ऑफिस। और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी काम एग्जीक्यूट करवा के लेना होता है, इसलिए उसको पोस्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो एक्चुअल में वर्क को एग्जीक्यूट करता है, शुरू करता है।
तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पास में भी जो कुछ भी एरिया है उस एरिया को भी फिर से नंबर ऑफ एरियाज़ में डिवाइड कर लिया जाता है, और कोई एक एरिया का जो बॉस रहेगा वो होता है असिस्टेंट इंजीनियर। तो एक एग्जीक्यूटिव के पास में 4-5 असिस्टेंट इंजीनियर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास में जितना एरिया है उसको 4-5 एरियाज़ में डिवाइड कर दिए जाते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर जिस ऑफिस का बॉस होता है उस ऑफिस को कहते हैं सब डिवीज़न ऑफिस। ठीक है, अब सब डिवीज़न ऑफिस में असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा और असिस्टेंट इंजीनियर एक्चुअली साइट पर काम को एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसका बॉस होता है। अब असिस्टेंट इंजीनियर भी एक्चुअल में जब साइट पर काम करेगा तो उसको भी असिस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास में उसके असिस्टेंट के लिए होता है जूनियर इंजीनियर, जो कि आप डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद में उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ऑफिसेस भी आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा रहेगा जूनियर इंजीनियर, उसका बॉस रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर जिस ऑफिस में रहेगा उसको हम कहते हैं सब डिवीज़न। 4-5 असिस्टेंट इंजीनियर मिल का जो बॉस रहेगा वो होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिस ऑफिस में होता है उसको हम कहते हैं डिवीज़न। 4-5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कॉम्बिनेशन होके उनका जो बॉस रहेगा वो रहेगा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस को हम कहते हैं सर्कल ऑफिस। और फिर ऐसे ही 4-5 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का कॉम्बिनेशन होके उनका जो बॉस रहेगा वो रहता है हमारा चीफ इंजीनियर। तो इस तरह से हमारी पोस्ट होती हैं और इनके ऑफिसेस होते हैं। तो अभी जो टूल्स, प्लांट्स और मशीनरीज होती हैं डिपार्टमेंट में, तो उसको हैंडल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स RA बिल्स एंड फाइनल बिल्स। RA मीन्स रनिंग अकाउंट बिल्स एंड फाइनल बिल्स। ये बिल क्या होता है ये हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कौन सा पर्सन है इसमें से जो RA बिल एंड फाइनल बिल को बनाता है, तो हमारा आंसर है जूनियर इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स ऑल टाइप्स ऑफ एस्टिमेट SE, CE, EE एंड JE। एस्टिमेट बनाने का, किसी भी तरह के एस्टिमेट हो, कुछ भी हो, बिल्स बनाना हो, सर्वे वर्क कैरी आउट करना हो, हर कुछ समझ लो जूनियर इंजीनियर को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंट्रोल ऑफ सर्कल। देखिए ऐसा कौन सा ऑफिसर है इन फॉलोइंग में से SE, CE, EE या JE में से जो कि सर्कल का बॉस है, ऑफिसर है। मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, वो होता है हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाय द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस आर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इसको शॉर्टकट में कैपिटल A इस तरह से भी बोलते हैं। दूसरा है टेक्निकल सैंक्शन, इसको शॉर्टकट में TS भी कहते हैं। तीसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको शॉर्टकट में SD भी बोला जाता है। एंड बजट प्रोविज़न। तो क्वेश्चन है हमारा द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज। इसका आंसर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता क्या है कि जब कोई भी काम एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, लोगों की बहुत डिमांड है पब्लिक की कि इस एरिया में हमें ब्रिज की बहुत ज़रूरत है, वो लेटर्स लिखते हैं मिनिस्टर्स को या तो फिर आमदार को, खासदार को। फिर वो आमदार खासदार क्या करता है, उस लेटर को फॉरवर्ड करता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, और फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा कि उसका पहले एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट कौन बनाएगा, जूनियर इंजीनियर बनाएगा, और फिर वो फॉरवर्ड होगा कहाँ पर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में, और वो अथॉरिटी एस्टिमेट की बेस पर से देखेगी कि इस ब्रिज को बनाने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, और फिर उसका क्या करेगी, वो एक्सेप्टेंस करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। तो जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस होगा इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मतलब डिपार्टमेंट इस काम को करने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट्स वगैरह बनाते हैं और फिर उसका अप्रूवल लेते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, design, calculations, rates and cost of the work by the competent authority is called as administrative approval, technical sanction, security deposit, budget provision। अब जब हमारा
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जैसे मैंने आपको ब्रिज की एग्जांपल दी, ठीक है, तो ब्रिज का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मान लो मिल गया हमें, डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ठीक है ब्रिज हम यहाँ पर बना लेंगे। तो उसके लिए अभी तो हमने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के टाइम पे जो एस्टीमेट बनाए थे और जो कुछ भी डिटेल्स हमने फॉरवर्ड की थी अप्रूवल लेने के लिए, वो क्या होती हैं, वेरी रफ होती हैं, एक जनरल होती हैं, ठीक है। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमें मिल चुका है, डिपार्टमेंट रेडी है उस काम को करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसकी डिटेल्ड ड्राइंग बनानी पड़ेगी, डिटेल्ड एस्टीमेट करना पड़ता है, डिटेल्ड सर्वे करते हैं, एक एक चीज़ को पूरा बारीकी के साथ में किया जाता है। स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के टाइम पे हम उसको इतना डिटेल में नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि अगर मान लो डिपार्टमेंट उस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमने इतने सारे एफर्ट्स लगाए, इतना डिटेल में सर्वे वर्क किया, ड्राइंग्स बनाए, एस्टिमेट्स बनाए डिटेल में, इतना सारा हमारा कॉस्ट खर्चा हो जाएगा और डिपार्टमेंट उस काम को किया ही नहीं तो उसका कोई यूज़ ही नहीं। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा रफ कैलकुलेशंस करते हैं और पहले उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लेते हैं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, डिपार्टमेंट उस काम को करने के लिए तैयार है, तभी हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, वेरी फाइन डिटेल्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हम कवर करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि एग्जैक्ट एक्चुअल कॉस्ट कितनी रहेगी वो भी हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका अप्रूवल लेते हैं। तो इस काम को हम कहते हैं टेक्निकल सैंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर इस स्टेज पे टेक्निकली एज एन इंजीनियर पूरा का पूरा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड अडॉप्टेड टू हैव अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड बजट प्रोविजन। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया, उसके बाद में क्या किया है, टेक्निकल सैंक्शन लिया। अब मान लीजिए हमने टेक्निकल सैंक्शन को भी हमारे क्या हो गया, अप्रूवल मिल गया, तो उसके बाद में क्या लगेगा, अब पैसा लगेगा उस काम को करवाने के लिए। एक्चुअल कॉस्ट हमें पता चल गई, हम पूरा का पूरा रेडी हो गए हैं, प्लानिंग रेडी हो गई, हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई है, सब कुछ रेडी है, लेकिन पैसा तो लगेगा ना, कुछ बजट लगेगा। तो कितना बजट लगेगा, तो वो टेक्निकल सैंक्शन में तो पैसे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट लगेगी, 2 कोटी लगेगी, 5 कोटी लगेगी, 10 कोटी लगेगी, वॉट एवर इज़ द अमाउंट। बट दिस अमाउंट हमें मिलेगा कहाँ से, गवर्नमेंट की निधि होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो कौन सी योजना से उसको पैसा आने वाला है, उसको कहते हैं हम बजट प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज हेड ऑफ सब डिवीजन। सब डिवीजन का बॉस कौन होता है, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल इंजीनियर और ऑल ऑफ द अबो। देखिए मैंने आपको ऑफिसेस बताया था, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि सब डिवीज़न का जो बॉस होता है वो होता है असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल इंजीनियर। ये तीनों जो पोस्ट हैं सेम पोस्ट हैं, ये तीनों की तीनों सब डिवीज़न के बॉस हो सकते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग फ़र्क है, तीनों के पावर्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन कॉमन ये है कि ये तीनों एक सब डिवीज़न के बॉस होते हैं। इन तीनों में फ़र्क क्या है, इसके डिटेलिंग में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आप इतना याद रखो कि असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 या सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल इंजीनियर, ये तीनों की पोस्ट क्या होती है, सेम होती है, और ये सब डिवीज़न के हेड होते हैं, सब डिवीज़न के बॉस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द मेथड यूज्ड इन PWD फॉर कैरिंग आउट द वर्क। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है कि वर्क को कैरी आउट करना है, तो उसके लिए कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है PWD में। PWD का फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रैक्ट, रेट लिस्ट, पीस वर्क, ऑल ऑफ दी अबो। तो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। एक्चुअल में देखिए हमने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया, फिर टेक्निकल सैंक्शन लिया, फिर बजट का प्रोविज़न हुआ, अब पैसा भी हमारे पास में आ चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें काम को करवाना रहेगा। तो करवाएंगे हम काम, तो किस तरह से कराएंगे, उसके लिए कौन कौन सी मेथड हमारे पास में अवेलेबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, रेट लिस्ट है, पीस वर्क है, और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOQ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, बिगिन ऑफ कोट,
बेसिक ऑफिसर क्वालिफिकेशन। देखिए ये सारी के सारे जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें BOQ का फुल फॉर्म गिवन है और ये चारों के चारों BOQ के फुल फॉर्म हैं, बट दिस BOQ का जो क्वेश्चन हमसे पूछा है फुल फॉर्म, ये एक्चुअली में किसके रेफरेंस में पूछा है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स ये सब्जेक्ट के रेफरेंस में पूछा है। हम कोई और रेफरेंस में बात कर ही नहीं सकते ना। क्वेश्चन हमारा CAA के रेफरेंस के अलावा क्वेश्चन हमारा हो ही नहीं सकता। तो CAA के रेफरेंस में BOQ का वो जो फुल फॉर्म है वो है बिल ऑफ क्वांटिटीज़, आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर रहेगा सेकंड, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू कोट rates of individual item of work? Options are item rate contract, percentage rate contract, both 1 and 2 and none of the above। ऐसी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है फॉलोइंग में से जिनमें कॉन्ट्रैक्टर को हर एक इंडिविजुअल आइटम का रेट कोट करना पड़ता है? देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। अभी मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स होंगे। आइटम्स कैसे रहेंगे? आपने एस्टीमेट इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एस्टीमेट के सब्जेक्ट में, कि डिफरेंट आइटम्स होते हैं। जैसे एक्सकवेशन ये एक आइटम है, कॉलम कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कंक्रीट रहेगा वो एक आइटम रहेगा, स्लैब ये एक आइटम रहेगा, फ्लोरिंग ये एक आइटम रहेगा। ऐसे डिफरेंट आइटम्स रहेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितने भी आइटम्स हो सकते हैं। तो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स हैं, ठीक है। और फिर उन आइटम्स को जो कॉन्ट्रैक्टर जब रेट कोट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? हर एक आइटम का अलग अलग रेट उसको फिलअप करना है कि मैं एक्सकवेशन 50 रुपये में करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्लास्टरिंग 10 रुपये में करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे डिफरेंट जो आइटम्स है उनको हर एक आइटम का अलग अलग रेट कोट करना पड़ेगा। उसकी खुद की क्या कॉस्ट है, वो कितने रुपीज़ में उस काम को करने के लिए तैयार है, उसको हर एक आइटम का अलग अलग रेट कोट करना है। तो ये इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल आइटम को क्या कर रहे हैं? रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू कोट ओनली द परसेंटेज अबोव और बिलो और एट पार विद द रेट शोन इन द शेड्यूल? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ परसेंटेज कोट करना होता है? देखिए अभी मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग की एग्जांपल आपको दी, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अब लेकिन इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है कि उसको हर एक आइटम का अलग अलग सेपरेट रेट कोट नहीं करना है। अभी उस मान लीजिए उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में 10 लाख रुपीज़ लग रहे थे, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ उसकी एस्टिमेट की अमाउंट है। तो कॉन्ट्रैक्टर को ओनली परसेंटेज शो करना है, परसेंटेज कोट करना है कि वो 10 लाख रुपीज़ के रेफरेंस में कितने परसेंटेज में काम करेगा। सेम एस्टिमेट का जो अमाउंट है सेम उसी रेट पे करेगा, मतलब उसको हम कहेंगे एट पार विद द रेट शोन। सेम रेट में करेगा, उसको हम एस्टिमेटेड रेट भी कहते हैं। या फिर उससे ज़्यादा के रेट में करना चाहता है तो कितने परसेंटेज रेट में ज़्यादा करना चाहता है, 1% या 2%, या फिर बिलो में करना चाहता है, मीन्स 10 लाख से कम में वो काम करने के लिए तैयार है, तो वो कितना परसेंटेज बिलो है? 20% बिलो है, 30% बिलो है, 10% बिलो है, या फिर अबो भी हो सकता है। तो इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज यूज्ड फॉर द वर्क्स विच आर हैविंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल वैल्यू? ऐसा कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि जो हम यूज़ करते हैं कि जब हमें ऐसा काम करना है कि जिसकी वैल्यू बहुत कम है, छोटा सा काम है। तो अगर ऐसा कोई छोटा सा काम करना है तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होती है रेट लिस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following method of execution of work is used for the works which are not having definite quantity? अगर हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है वो हमें पता ही नहीं है कितनी होगी। जैसे अभी हमको एक्सकवेशन करना है तो एक्सकवेशन कितनी क्वांटिटी है मीटर क्यूब में हमें पता है,
प्लास्टर करना है तो मीटर स्क्वायर में कितना क्वांटिटी है प्लास्टर का वो हमें पता होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है कि जिसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी कितनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई झाड़ियाँ हैं बहुत सारी साफ़ करना है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो उसको साफ़ करने के लिए कितनी क्वांटिटी रहेगी हम नहीं डिफाइन कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम पीस वर्क का यूज़ करते हैं कि भाई तुम्हारा काम है झाड़ी साफ़ करना, इसके लिए कितना अमाउंट लगेगा, इसको हम कहते हैं पीस वर्क मेथड। हम एग्जैक्ट क्वांटिटी वहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुइटेबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स। अगर हमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना है कोई बिल्डिंग का, उसमें भी हम एग्जैक्ट डिफिनेट क्वांटिटी को बता सकते हैं क्या? नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है हमें कि एग्जैक्ट कितना है। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, पीस वर्क मेथड को यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज़ यूज्ड फॉर द वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबर्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अभी कोई काम करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है मटेरियल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ये हो गया डिफरेंट मटेरियल, और दूसरी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट वो होती है लेबर्स की। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। तो ऐसी कौन सी मेथड है कि जो एक्चुअल में जो लेबर और एक्चुअल में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बेस पर से होती है? ऑप्शन इज आइटम रेट, डे वर्क मेथड, रेट लिस्ट मेथड एंड पीस वर्क मेथड। तो हमारा आंसर है डे वर्क मेथड। डे वर्क मेथड ऐसी है कि ये लेबर्स और मटेरियल्स ये एक्चुअल में कितने कंज्यूम हुए, कितने यूज़ हुए, कितने रिक्वायर्ड हैं, उसके बेस पर से डे वर्क मेथड हमारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज़ यूज्ड फॉर द वर्क्स विच आर नॉट हैविंग डेफिनाइट क्वांटिटी? डे वर्क मेथड, पीस वर्क मेथड, बोथ 1 and 2 एंड नोटा। ऐसी कौन सी मेथड है कि अगर हमें ऐसा कोई काम करवाना है जिसका कोई डेफिनेट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? डे वर्क मेथड यूज़ करेंगे, पीस वर्क मेथड यूज़ करेंगे, या दोनों यूज़ कर सकते हैं? हम डे वर्क मेथड भी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं और पीस वर्क मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन रहेगा थर्ड, बोथ 1 and 2। What is full form of NMR? Nuclear magnetic resonance, nominal muster roll, national military rate, neonatal mortality rate एंड नेशनल मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअली NMR का ये जो चारों ऑप्शन में जो फुल फॉर्म गिवन है, ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। बट अगेन हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो NMR कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के रेफरेंस में उसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉमिनल मस्टर रोल। आपको याद रखना है NMR का जो फुल फॉर्म है वो है नॉमिनल मस्टर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज यूज्ड if the department wants to eliminate the profit of contractor? Option are item rate, day work, rate list, departmental method of employing daily labor। देखो हम क्या करते हैं कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, फिर टेक्निकल सैंक्शन हो गया, बजट का प्रोविज़न हो गया, अब एक्चुअल में काम को करवाना है तो हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसको फिलअप करता है और फिर उसको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो फिर वो क्या करता है? लेबर्स को अपॉइंट करता है और वो काम कंप्लीट करवा लेता है। और फिर लेकिन वो बीच में क्या करता है? उसका प्रॉफिट भी उसमें उसको मिल जाता है, 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अपने रेट एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपको पता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? उसका प्रॉफिट मिल रहा है ना उसको, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसा पर्सन है जो कि काम किसका है? डिपार्टमेंट का है। कर कौन रहा है? लेबर्स कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर तो बस फैसिलिटेटर है, वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसी वजह से वो एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहा होता, लेकिन वहाँ पर हमारा मीन्स डिपार्टमेंट का कुछ तो भी पैसा वहाँ पर जा रहा है। तो इस केस में अगर डिपार्टमेंट ऐसा चाहे कि ये जो प्रॉफिट, ये जो पैसा कॉन्ट्रैक्टर कमा रहा है, हमको ये क्या करना है? सेव करना है, बचाना है। तो उस केस में क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट डायरेक्टली मटेरियल सप्लाई करते हैं लेबर्स को और लेबर डायरेक्टली
उस काम को करते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती और उतना पैसा हमारा बच जाता है। तो ये मेथड होती है हमारी डिपार्टमेंटल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग डेली लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ब्लैंक NMR। जो ब्लैंक NMR होता है, नॉमिनल मस्टर रोल, वो कौन देता है? वो देता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। नॉमिनल मस्टर रोल जो ब्लैंक, खाली जो ब्लैंक होता है, कुछ लिखा हुआ नहीं होता, उसको इशू करने वाला जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है, वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फॉर्म नंबर 21 कंटेन्स डैश डैश पार्ट। फॉर्म नंबर 21 एक्चुअल में ये NMR का ही होता है। NMR जिस फॉर्मेट में बना होता है वो होता है फॉर्म नंबर 21, याद रखना। और उसमें पार्ट्स कितने होते हैं? 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 1 पार्ट। तो फॉर्म नंबर 21 में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फॉर्म नंबर 21 इज नथिंग बट द नॉमिनल मस्टर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पार्ट ऑफ नॉमिनल मस्टर रोल शोज द डिटेल्स ऑफ द वर्क डन एंड द अमाउंट पेड टू द लेबर्स। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि NMR में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। तो दोनों पार्ट में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर हमें काम कितना हुआ है और लेबर्स को अमाउंट हमने कितना पे किया हुआ है, ये हमें मिलता है। तो पार्ट 1 में मिलेगा या पार्ट 2 में मिलेगा? तो हमारा आंसर है उसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें कितना काम हुआ है, डिटेल ऑफ वर्क एंड अमाउंट पेड टू द लेबर्स, ये हमको मिलने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉमिनल मस्टर रोल शोज द डिटेल्स ऑफ द लेबर्स, पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 1 जो होता है, पार्ट 1 में जो लेबर है उसका नाम, उसका डिटेल, उसका पता, कहाँ रहता है वो, तो ये सारी जो जनरल डिटेल होती है ना लेबर की, वो हमारे पार्ट 1 में कवर होती है। और जो पार्ट 2 रहता है उसके अंदर एक्चुअल वर्क, उसकी डिटेल होती है, एक्चुअल अमाउंट हमने लेबर को कितना दिया हुआ है वो डिटेल होती है। और टोटल मिला के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। किसके? NMR के। NMR का फुल फॉर्म क्या है? नॉमिनल मस्टर रोल। कौन सा फॉर्म नंबर है उसके लिए? फॉर्म नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेमेंट ऑफ अनपेड वेजेस इज रिकॉर्डेड इन फॉर्म नंबर डैश डैश 25, 28, 30, 32। अभी हमने नॉमिनल मस्टर रोल में ऐसे कुछ लेबर्स हैं कि जिनको हमने पेमेंट इशू नहीं करी थी, उनका पेमेंट होना बाकी रह गया। तो ऐसे अनपेड वेजेस, वेज मीन्स जो अभी आज के दिन में कोई लेबर ने जो काम किया तो उसको जो पैसा मिलेगा, जो मजदूरी उसको मिलेगी, उसको हम कहते हैं वेज। ठीक है, तो ऐसी वेज जो कि अनपेड है, जो कि पे करना बाकी है, तो उसकी रिकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 28 में करते हैं। फॉर्म नंबर 28 इज़ नथिंग बट हैंड रिसिप्ट। हैंड रिसिप्ट को कहते हैं फॉर्म नंबर 28। जैसे NMR के लिए फॉर्म नंबर 22 था, वैसे ही। नेक्स्ट, डुप्लीकेट मस्टर रोल्स शुड नॉट बी मेंटेन्ड। द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? नंबर 1 राइट, नंबर 2 रॉन्ग। डुप्लीकेट मस्टर रोल मतलब NMR हम इशू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करता है। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने NMR दे दिया, अब साइट पर हम NMR यूज़ कर रहे हैं, उसको डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं, एक्चुअल में काम कर रहे हैं, लेबर्स ने कितना काम किया उसके अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट कर रहे हैं। अब NMR फिलअप होके भर गया, कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास में एडिशनल कॉपीज़ नहीं है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई दूसरा NMR ले लिया, उसका ज़ेरॉक्स कर लिया और उसके ऊपर से हमने दूसरी डिटेलिंग लेनी शुरू कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग जाएगी और आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ब्लैंक मस्टर रोल, ब्लैंक नॉमिनल मस्टर रोल हमेशा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही इशू करेगा, हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अटेंडेंस ऑफ लेबर्स इन NMR शुड बी टेकन डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। जो NMR में हम क्या करते हैं? अटेंडेंस भी लेते हैं मस्टर पे, नॉमिनल मस्टर रोल पे। लेबर जब आते हैं साइट पे तो उनका अटेंडेंस लेते हैं। तो ये अटेंडेंस जो होती है हम कब करते हैं? हम इसको डेली करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका पेमेंट हम डेली नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क द वैल्यूइंग ऑफ वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट बाय द लेबर? ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें हम
वैल्यू करते हैं काम की किस बेस पर, जो लेबर्स हैं उन्होंने एक्चुअल में कितना टाइम स्पेंड किया है उस काम को करने के लिए। तो ये ऑप्शंस है हमारे पास में, डेली वेजेस मेथड, पीस वर्क मेथड, बोथ 1 and 2 एंड नोटा। इसका आंसर है डेली वेजेस मेथड। डेली वेजेस में क्या करते हैं हम, जैसे लेबर्स आए, कितना दिन उन्होंने काम किया, 2 दिन काम किया है, 2 दिन का पेमेंट। ऐसा नहीं कि हमने लमसम दे दिया था 10,000 रुपये इस काम को करने के लिए, अब उसने उसको 10 दिन में करे या 5 दिन में करे, वो एक अलग इश्यू हो गया। बट अगर हम डेली, उसने एक्चुअल में टाइम कितना स्पेंड किया है, 2 दिन किया है, 4 दिन किया है, 5 दिन किया है, तो उस टाइम के बेसिस के ऊपर से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं डेली वेजेस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क द वैल्यूइंग ऑफ वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्चुअली डन बाय द लेबर। ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें हम जो पेमेंट करने वाले हैं वो एक्चुअल में क्वांटिटी के बेस पे करने वाले हैं, कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का लेबर ने काम किया है। इसके पहले वाली जो हमने देखा था डेली वेजेस मेथड, उसमें हमने क्या किया है कि कितना टाइम लेबर ने स्पेंड किया है उसके बेस पर से हम उसको पेमेंट कर रहे थे, उसको वेजेस दे रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि लेबर ने कितना क्वांटिटी में काम किया है, कितना मीटर क्यूब एक्सकवेशन किया है, कितना मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग किया है, दिस इज़ द क्वांटिटी। तो ये कौन सी मेथड है? ऑप्शंस आर डेली वेजेस मेथड, पीस वर्क मेथड, बोथ 1 and 2 एंड नोटा। तो आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा पीस वर्क मेथड। पीस वर्क मेथड ऐसी मेथड है जिसमें हम क्वांटिटी के बेस पर पेमेंट करते हैं, और डेली वेजेस मेथड में बेस्ड ऑन टाइम स्पेंट बाय द लेबर हम पेमेंट करते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।